Hello everyone, I am Ankur Kumar and welcome back to VK Study Center. Today is day 9 of learning algebra from basic to advanced. तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन के बारे में। तो फैक्टराइजेशन कहते किस चीज़ को हैं? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन लिख लिया है। अब यहाँ पर ये दोनों जो चीज़ें हैं वो प्लस माइनस की है। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दूँ उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं ओपन करके लिखूं तो मैं 10 को 2 × 5 लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं 2 × 5 लिख लूंगा। अब a स्क्वायर का क्या मतलब है? a स्क्वायर का मतलब है a × a। तो a स्क्वायर को मैं a × a लिख सकता हूं। तो 10a² इस पूरी टर्म को मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया। 10a² लिखें या 2 × 5 × a लिखें तो एक ही बात है, बीच में माइनस की साइन लगेगी। अब 20 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 20 को मैं 4 × 5 भी लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 4 × 5। अब a भी तो एक बार है, तो इन दोनों को मैं एक बार ही लिख लेता हूं। और ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो इनको मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही लिख लेता हूं। अब इस 10a² - 20ab को मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया है। अब ये एक टर्म है और माइनस के बाद ये दूसरी टर्म है। अब इन दोनों टर्म्स में हमें देखना है कि कॉमन यानी कि सेम चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले 2 कॉमन नहीं है, इसमें 5 कॉमन है। तो 5 को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। a यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है, तो हमने 1 बार वाले पर ध्यान देना है। यहाँ पर भी 1 बार है और यहाँ पर भी 1 बार है। बाकी सब जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि यूनिक हैं। अब जो चीज़ें कॉमन हैं वो 1 बार लिख लूँगा ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के बाहर किस तरह, मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। 5 2 बार है तो मैं 1 बार लिख लूँगा 5। a भी 2 बार है दोनों ही टर्म्स में, तो मैं 1 बार लिख लूँगा 5a। अब बाकी की जो चीज़ें बचती हैं उनको मैं एक बार लिख लेता हूँ, वो भी ब्रैकेट में। तो 2, अब उसके बाद a 2a, बीच में माइनस की साइन लगेगी। जो अनकॉमन चीज़ें हैं वो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। अब उसके बाद 4 अनकॉमन है तो उसे मैं ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ। a कॉमन है उसे नहीं लिखेंगे, 5 कॉमन है उसे नहीं लिखेंगे, b अनकॉमन है तो b को मैं अंदर लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, इस पूरी दोनों टर्म्स को, ये प्लस की है और ये माइनस की है, इसको मैंने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए 5a को अगर मैं 2a से मल्टीप्लाई करूंगा हमें 10a² मिलेगा, और 5a को मैं 4b से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 5 × 4 20 और a × b ab। तो सेम हमने सिर्फ फॉर्म ही चेंज की, प्लस माइनस की जगह पर हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में इन्हें लिखा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो 24a²b, अब इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ 6 × 4, क्योंकि 6 × 4 = 24। देन a² को यानी कि a² = a × a, तो यहाँ पर मैं a × a लिख सकता हूँ। b के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है यानी कि 1 है, तो b को मैं एक बार लिख लूंगा। ये एक पूरी टर्म को हमने एक्सपांड कर दिया। अब बीच में माइनस की साइन है। इसके बाद 36 को हम किस तरह लिख सकते हैं? 36 को हम 6 × 6 भी लिख सकते हैं। तो 36 को हम 6 × 6 लिख लेंगे। a b और c तीनों ही एक बार हैं और 36 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही लिखेंगे, a × b × c। अब इसके बाद हमें इन दोनों टर्म्स के बीच में जो चीज़ें कॉमन हैं उनको अंडरलाइन करना है और उनको ब्रैकेट के बाहर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 6 कॉमन है और इस टर्म में भी एक बार 6 कॉमन है। 4 कॉमन नहीं है, a यहाँ पर 2 बार है पर यहाँ पर 1 बार है, तो एक बार हम इसको कॉमन लिख लेंगे। और b यहाँ पर 1 बार है और यहाँ पर भी 1 बार है, तो एक बार b भी कॉमन लिख लेंगे। अब कोई चीज़ें कॉमन नहीं बची इन दोनों टर्म्स के बीच में, जो कि मैंने अंडरलाइन की हैं वो ही कॉमन है। अब जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं उन्हें मैं ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा, जैसे कि मैंने 6a और b को लिखा है, तो 6 2 बार की जगह मैं 1 बार लिखूंगा। a भी यहाँ पर मैंने 2 बार अंडरलाइन किया है तो 1 बार लिखूंगा 6a। b भी मैंने 2 बार अंडरलाइन किया है तो मैं 1 बार लिखूंगा। अब
जो कॉमन चीज़ें हैं उन्हें हमने ब्रैकेट के बाहर लिखना है, जो अनकॉमन चीज़ें बचती हैं उन्हें हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। जो अनकॉमन चीज़ें हैं वो क्या हैं, सबसे पहले 4 है तो 4 लिख लेता हूँ, उसके बाद a है तो a लिख लेता हूँ, उसके बाद माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगा दूंगा। अब उसके बाद एक बार और 6 है तो यहाँ पर मैं एक बार और 6 लिख लेता हूँ। अब उसके बाद सिर्फ c ही बचता है अनकॉमन, तो c। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं 6ab को 4a से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24 यहाँ पर लिखा हुआ है, और ab को a के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, और b के साथ कोई मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं है तो b सेम टू सेम लिख लूंगा। इसी तरह ही 6ab को 6c से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमें मिलेगा 36abc। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें ब्रैकेट की फॉर्म में दिया गया है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो कॉमन हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस पूरी टर्म में y प्लस जेड और 9x हैं, और इस पूरी टर्म में y प्लस जेड मौजूद है, तो इस टर्म में भी y प्लस जेड हुआ और इस टर्म में भी y प्लस जेड हुआ। तो दो बार जो भी चीज़ें आ जाती हैं उन्हें हम एक बार लिख लेते हैं, उसे कहते हैं हम कॉमन, यानी कि सेम चीज़ है ये दोनों ही टर्म्स में। ये पहली टर्म है और प्लस के बाद वाली दूसरी टर्म है, तो y प्लस जेड को मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि वो कॉमन है, तो y प्लस जेड इन ब्रैकेट। अब उसके बाद जो चीज़ें कॉमन नहीं हैं उन्हें हमें ब्रैकेट में लिख लेना है, यानी कि 9x कॉमन नहीं है प्लस 4y कॉमन नहीं है, तो 9x प्लस 4y को अलग से हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 इजीली सॉल्व हो चुका है। तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया है, जो कि नंबर 3 क्वेश्चन की तरह ही ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ी सी और चेंजिंग है। अब यहाँ पर देखिए, 6 मल्टीप्लाई बाय 5y प्लस 9z होल स्क्वायर, यानी कि 5y प्लस 9z, ये जो चीज़ है ये दो बार है। अगर मैं इसको एक्सपांड करके लिखूँ तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5y प्लस 9z एक बार, और एक और बार 5y प्लस 9z, क्योंकि इसके पावर में जो है वो स्क्वायर है। अब -8 5y प्लस 9z। अब माइनस के जो पहले वाली टर्म है ये पहली टर्म है, माइनस के बाद वाली जो टर्म है वो दूसरी टर्म है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि पहली टर्म और दूसरी टर्म में कौन सी चीज़ें कॉमन हैं। 5y प्लस 9z यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, बस इस 5y प्लस 9z के लिए दूसरी टर्म में कोई और 5y प्लस 9z नहीं मौजूद है, इसलिए हम इसको अनकॉमन करार दे रहे हैं। तो जो चीज़ें कॉमन होती हैं उन्हें हम अलग लिख लेते हैं। एक बार 5y प्लस 9z एक बार मैंने अलग लिख लिया। अब जो चीज़ें कॉमन नहीं हैं उन्हें हम एक और बार अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को अलग करने के लिए मैं एक बड़ी ब्रैकेट लगाता हूँ, उसके बाद 6 माइनस 8 जो है वो अनकॉमन है, उसे एक बार लिख लेता हूँ, और उसके बाद जो चीज़ कॉमन नहीं है वो बचती है 5y प्लस 9z। तो 5y प्लस 9z अनकॉमन बचता है। अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6 माइनस 8 क्या होता है, -2, तो सेम पूरा लिख लेंगे, बस 6 माइनस 8 की जगह पर -2 लिखेंगे। 5y प्लस 9z इन ब्रैकेट, यहाँ पर -2, 6 माइनस 8 इज इक्वल्स टू -2, 5y प्लस 9z। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पहली टर्म है a ब्रैकेट a माइनस बी होल क्यूब, अब प्लस के बाद है दूसरी टर्म 14a स्क्वायर b a माइनस बी। अब इन दोनों टर्म्स में से हमें जो चीज़ें कॉमन है वो अलग लिख लेनी है। यहाँ पर देखिए a माइनस बी होल क्यूब, यानी कि a माइनस बी 3 बार है और यहाँ पर एक बार है, तो एक बार हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं a माइनस बी एक बार और a माइनस बी एक बार को कॉमन ले रहा हूँ। और कोई चीज़ कॉमन है? जी हाँ, यहाँ पर कॉमन है। यहाँ पर a 2 बार है और यहाँ पर एक बार है, तो एक बार ये कॉमन हो जाएंगे, यहाँ पर एक और a बचेगा। तो जो चीज़ें कॉमन है, यानी कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पर अंडरलाइन की हैं, उन्हें हम अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पर a माइनस बी कॉमन है, तो सबसे पहले a माइनस बी, नहीं सॉरी, यहाँ पर मैं a एक बार लिख ले रहा हूँ क्योंकि पहले a हमें लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी पहले a लिखा हुआ है। तो a, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके a माइनस बी लिखूँगा। अब उसके बाद कोई और चीज़ कॉमन नहीं बच रही, जो अनकॉमन चीज़ें हैं उन्हें हम अलग लिख लेते हैं। तो एक और ब्रैकेट में स्टार्ट करूं प्लस के बाद, तो यहाँ पर 14 अनकॉमन है, b अनकॉमन है। अब इसके बाद a माइनस बी अनकॉमन है, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 3 a माइनस बी थे जिनमें से एक
इस a माइनस बी से कॉमन हो गया और 2a माइनस बी बच गए, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर देखिए 33x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये पहली टर्म है, उसके बाद माइनस के बाद 55x क्यूब वाई ये दूसरी टर्म है। अब इस 33x स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं ओपन करके लिख लेता हूँ। अब 33 को मैं 11 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि 2 बार एक्स है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो यहाँ पर मैं 2 बार एक्स लिख ले रहा हूँ। उसके बाद वाई स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में 2 बार वाई आएगा। उसके बाद माइनस की साइन जो कि क्वेश्चन में दी गई है उसे हम लगाएंगे। अब 55 को मैं 11 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं 11 मल्टीप्लाई 5 लिख लूँगा। उसके बाद एक्स क्यूब को मैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स भी लिख सकता हूँ। उसके बाद हमारा y जो है वो सिंगल है, यहाँ पर मैं साइड में y लिख लेता हूँ। ये पूरी एक टर्म है, यानी कि सॉरी 2 टर्म है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है कौन कौन सी चीज़ें पहली और दूसरी टर्म में कॉमन है। यहाँ पर देखिए 11 और दूसरी टर्म में यहाँ पर भी 11 कॉमन है। यहाँ पर 3 बार x है और यहाँ पर भी 3 बार x है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x और ये 3x है, सॉरी यहाँ पर 2x है पहली टर्म में और यहाँ पर 3x हैं, तो 2x से कॉमन हो जाएंगे, तो यानी कि दूसरी टर्म में एक और x बच जाएगा। तो x और इस x को मैं कॉमन ले रहा हूँ। अब y स्क्वायर है बट यहाँ पर एक ही y है, तो यहाँ से एक y और यहाँ से एक y कॉमन हो जाएगा। अब इसके बाद कोई और चीज़ नहीं बची जो कि कॉमन है इन दोनों टर्म्स के बीच में, तो जो चीज़ें कॉमन है उसे हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि 11। अब उसके बाद 2 बार x यानी कि x स्क्वायर, उसके बाद एक बार y यानी कि y। अब इसके बाद ब्रैकेट में जो चीज़ें कॉमन नहीं हैं उन्हें हमें लिखना है। जो चीज़ें कॉमन नहीं हैं वो हैं 3, एक y, उसके बाद माइनस की साइन, उसके बाद 5 के बाद एक x, जी हाँ एक x। अब यहाँ पर क्वेश्चन 6 का आंसर ये निकल चुका है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर देखिए इन चारों में से कोई एक कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को पार्ट्स में करेंगे, यानी कि इन दोनों में से एक कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से एक कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में से mn प्लस mc में से कौन सा जो वेरिएबल है वो कॉमन है, m कॉमन है, तो यहाँ पर मैं m अलग लिख ले रहा हूँ और n प्लस c अलग लिख ले रहा हूँ। अब उसके बाद nx प्लस cx में क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए x कॉमन है, तो x को मैं अलग लिख लूँगा। उसके बाद n प्लस c को अलग लिख लूँगा। अब इसके बाद m प्लस x यानी कि n प्लस c और n प्लस c ये दोनों जो हैं वो कॉमन है इन दोनों टर्म्स के बीच में, तो n प्लस c को मैं एक बार लिख लूँगा, n प्लस c यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ। अब इसके बाद बच क्या रहे हैं m और x, तो बीच में कोई भी साइन नहीं आएगी, सॉरी यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो बीच में कोई भी साइन नहीं आएगी, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब ही यही होता है कि प्लस और माइनस के टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेकर आना होता है। तो n प्लस c, उसके बाद m प्लस x जो कि अनकॉमन है यानी कि बच रहे हैं, उनको मैं ऐसे ही लिख लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सिंपली ये आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 8 भी नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इन चारों में से कोई एक कॉमन नहीं निकल रहा है। यहाँ पर z है, यहाँ पर z है, यहाँ पर z है, पर यहाँ पर z नहीं है। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले की दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे और दूसरी जो टर्म्स हैं उनसे एक कॉमन निकालेंगे। तो पहले की जो 2 टर्म्स हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पर 2 बार z है और यहाँ पर 1 बार z है। तो 2 बार में से जो 1 बार z है वो इस z के साथ कॉमन हो जाएगा, तो मैं इन्हें अंडरलाइन कर ले रहा हूँ। अब जो चीज़ें कॉमन हैं उसे हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। तो 1 बार z जो है वो कॉमन है, तो अंदर क्या जाएगा z 1 बार प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं z को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो z मल्टीप्लाई z इज इक्वल्स टू z स्क्वायर और z प्लस 3, यानी कि z को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 3z मिलेगा। तो सेम यही जो दोनों टर्म्स हैं हमें मिल जाएंगी। अब इसके बाद बीच में प्लस की साइन है, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए z प्लस 3 में से कोई एक कॉमन निकल ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर z है और यहाँ पर एक नंबर है और उसके बाद साथ कोई वेरिएबल भी नहीं है। अब जिस टर्म का
कोई भी कॉमन नहीं निकलता तो उसका कॉमन जो है 1 निकलता है। अब अगर यहाँ पर मैं 1 लिख ले रहा हूँ और इन ब्रैकेट z+3 लिखता हूँ, तो अगर मैं इस 1 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो z+3 ही आएगा। यहाँ पर भी z+3 है। हमें करना क्या है, जो प्लस माइनस की टर्म्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेना है, और जो चीज़ें कॉमन हैं वो अलग लिख लेंगे और जो चीज़ें अनकॉमन हैं वो अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या बच रहा है, z+3, तो z+3 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो z+3, और z+1 जो है अनकॉमन बच रहा है तो उसे मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में अलग लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर आ चुका है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे 9th और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 4 टर्म्स दी गई हैं, एक m², दूसरा mn, और तीसरा n, और चौथा जस्ट m। अब इन चारों टर्म्स में से कोई भी एक कॉमन नहीं निकल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले दो में से कॉमन निकालेंगे। तो पहली दो टर्म्स क्या हैं, m² + mn, इन दोनों में से m कॉमन है, तो यहाँ पर मैं m को अलग लिख लूँगा और ब्रैकेट में जो चीज़ें कॉमन नहीं बच रही उन्हें मैं अलग लिख लूँगा। यहाँ पर m 2 बार था तो मैंने एक बार कॉमन लिया इस m के साथ, तो बचा क्या, m प्लस, यहाँ पर n कॉमन नहीं है तो मैं यहाँ पर m+n लिख ले रहा हूँ, बीच में प्लस की साइन है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताया कि n+m यानी कि ये दोनों ही अनकॉमन है, जिनका कोई भी कॉमन यानी कि जिन टर्म्स का कोई भी कॉमन नहीं होता उन टर्म्स का कॉमन 1 होता है। यहाँ पर मैं 1 पुट करके अगर मैं n+m इन ब्रैकेट अनकॉमन की फॉर्म में लिख ले रहा हूँ, तो अगर मैं 1 को n और m से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमें सेम टू सेम यही फॉर्म मिलेगी, प्लस की फॉर्म। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए m+n एक और बार कॉमन आ रहा है। याद रखिए, अगर मैंने m+n लिखा है और n+m लिखा है, दोनों एक ही बात होंगी। जैसे कि 2+4 करते हैं या फिर 4+2 करते हैं, आंसर हमेशा 6 ही आता है। इसी तरह ही m+n और n+m बात एक ही हैं, तो ये दोनों कॉमन निकल जाएंगे। तो जो चीज़ कॉमन होती है हमें एक बार लिख लेनी है, हम m+n लिखें या n+m लिखें बात एक ही होती है। तो यहाँ पर मैं n+m लिख ले रहा हूँ, और जो चीज़ें अनकॉमन हैं यानी कि m+1 वो हम अलग लिख लेते हैं, m+1। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है। सब्सक्राइब माई चैनल and like my videos for more interesting videos like this. Thank you so much.